Very good morning, students. बेटे today we are going to start with our new unit that is gravitation. आज हम gravitation का unit start करने जा रहे हैं. I'm pretty sure बेटे हर किसी ने gravitation word तो अक्सर सुना ही है. So this is not a new word for anyone. Gravity, gravitation हम सब ने सुना है. तो ये वाली जो हमने बहुत कहानियाँ सुनी थी पहले कि एप्पल जो होता है अगर हम उसको ऊपर गिराते हैं तो वो नीचे ही क्यों आता है, या कोई और ऑब्जेक्ट अगर हम उसको ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वाई इट ऑलवेज कम्स डाउन, राइट? दैट इज़ ड्यू टू ग्रेविटी. ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. अब बेटे ये जो लॉज हैं, ये जो ग्रेविटेशन के लॉज हैं, ये जो हमारे साइंटिस्ट थे इन्होंने काफ़ी साल पहले इन्होंने काफ़ी काम किया था. लाइक बहुत ईयर्स पहले लोग क्या मानते थे, वो कहते थे कि हमारा जो अर्थ है वो सेंटर में है एंड उसके अराउंड मून, अदर प्लैनेट्स वो सारे रिवॉल्व करते हैं. लेकिन कोपरनिकस फर्स्ट ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बोला था कि नहीं, जो अर्थ है वो सेंटर में नहीं है सोलर सिस्टम के, सन इज़ इन द सेंटर. सो उनके बाद काफ़ी साइंटिस्ट आए लाइक टाइको ब्राहे, केपलर के तो हम 3 लॉज भी हैं जो ग्रेविटेशन के यूनिट में पढ़ेंगे. उनके बाद और भी साइंटिस्ट आए जिन्होंने काफ़ी काम किया था ग्रेविटेशन पे, लाइक एरिस्टोटल आए थे, फादर ऑफ फिज़िक्स हु इज़ नोन एज लाइक गैलीलियो, वो भी उन्होंने काफ़ी काम किया था. लास्ट में आइजैक न्यूटन, उन्होंने एक यूनिवर्सल लॉ दिया था बेटे, जो ना कि थ्योरेटिकली बट एज वेल एज मैथमेटिकली उन्होंने एक यूनिवर्सल लॉ दिया था. जो क्या कहता था वो अब हम पढ़ने लगे हैं. सो बेटा वो ग्रेविटेशन का जो यूनिवर्सल लॉ है विच वॉज गिवन बाय आइजैक न्यूटन, वो क्या कहता है कि हमारे अर्थ पे या इस यूनिवर्स की बात कर लें, इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं बेटा, दे विल ऑलवेज गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ईच अदर बाय अ फोर्स. वो फोर्स कौन सी है? ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है. इस केस में हमने क्या किया है, हमने कोई 2 ऑब्जेक्ट्स ले रखे हैं जिनका मास है m1 एंड m2, जो कि r डिस्टेंस अपार्ट पड़े हैं, कुछ r डिस्टेंस की दूरी पे पड़े हैं. सो यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि जब भी कोई 2 ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में जो फोर्स एक्ट करेगी वो वाली फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगी दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के. ठीक है. जितना ज़्यादा मास होएगा ऑब्जेक्ट का उतनी ज़्यादा बेटे फोर्स लगेगी उस पर. सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेस ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स, दैट इज m1 एंड m2, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. जितने डिस्टेंस अपार्ट है उसका जो स्क्वायर होगा उससे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. दैट इज जितना ज़्यादा डिस्टेंस होएगा ऑब्जेक्ट्स में उतनी कम फोर्स लगेगी, और जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा फोर्स होएगी. सो व्हेन वी कंबाइन दीज 2 एक्सप्रेशंस व्हाट वी गेट, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. तो इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को बेटा जब हम हटाते हैं हम एक g कांस्टेंट यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, या हम इसको बोल देते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. अब बेटे इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. ये जो इसकी वैल्यू है दिस इज कांस्टेंट थ्रू आउट, कहीं पे भी आप चले जाओ ये वाली जो इसकी वैल्यू होगी यूनिवर्स में कांस्टेंट ही रहेगी, ये वेरी नहीं करेगी. कोई भी अगर आप मीडियम ले लेते हैं लाइक वाटर या कोई और चीज़, हर एक मीडियम में ये वैल्यू कांस्टेंट है, हर एक प्लेस पे ये वैल्यू कांस्टेंट है. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी नेचर और साइज. ये ना ही किसी नेचर पे डिपेंड करती है किसी ऑब्जेक्ट के, ना कोई साइज पे. दिस वैल्यू इज ऑलवेज कांस्टेंट, यही वैल्यू रहेगी बेटा, एंड दिस इज इन SI. ओके. इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ G इज m-1 L3T-2. ये हमने कहाँ से कैलकुलेट किया? इस फॉर्मूला से. यहाँ से G को अगर मैं निकालूँ, G इज इक्वल्स टू F इंटू R स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2. ठीक है.
यहाँ से हमने इसके डायमेंशनल फॉर्मूलाज कैलकुलेट करे हैं। अगर तो बेटे हम बात करें कि हमारा जो मास है, दोनों मासेस जो हमने ले रखे हैं m1 एंड m2, अगर हमारे इफ़ m1 इज इक्वल्स टू m2 इज इक्वल्स टू 1 kg, अगर उनका मास 1 kg है, दोनों का, कोई ऑब्जेक्ट का मास 1 kg है m1 एंड m2 का, एंड रेडियस इज 1 मीटर्स, तो बेटे उस केस में जो मेरी ग्रेविटेशनल फोर्स होएगी दैट विल बी इक्वल टू F विल बी इक्वल टू G। जितनी फोर्स होएगी दैट विल बी इक्वल टू माई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।